बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो ये 3 वीडियोस का तसलसल है। उनमें से पहली वीडियो जिसमें हम आज गुफ्तगू करेंगे जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक ये है कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड के लिए एक्सचेंज का इंतखाब कैसे किया जाता है। वैसे तो अमूमन लोग बस एक दूसरे से सुनते हैं बाइनेंस पे अकाउंट बना लेना चाहिए, जाते हैं जाके बाइनेंस पे अकाउंट बना लेते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक्सचेंज के इंतखाब का भी तरीका होता है और हर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड नहीं की जाती। कोई 4 या 5 साल पहले की बात है, कुछ एक्सचेंजेस आए थे एचएफएक्स के नाम से और दीगर नामों से कुछ एक्सचेंजेस आए थे और लोग मुझसे पूछते थे कि मुफ्ती साहब ये फ़लाँ एक्सचेंज के ऊपर हम ट्रेड कर लें। तो एक्सचेंज को देखने का भी तरीका होता है। तकरीबन 256 एक्सचेंजेस हैं जो कॉइन मार्केट कैप पर हैं। उनमें से सारे एक्सचेंजेस काबिल नहीं हैं जिनके ऊपर ट्रेड की जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला इस पर गुफ्तगू करेंगे और अगली वीडियोस में फिर हम एक्सचेंज का यूज़र इंटरफेस देखेंगे और उससे अगली वीडियो में हम ट्रेड के जो ऑर्डर्स वगैरह लगाते हैं वो सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा। देखिए, क्रिप्टो मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आपको पता चल गया कि मैं खरीदता ऐसे हूँ और बेचता ऐसे हूँ और फिर उसके बाद आप जाएँ और जाके उस पे खरीद लें और चीज़ को बेच दें, ऐसा नहीं हुआ करता। ये कोई स्किल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी तो आप जाके ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग कर लेंगे, आपने वीडियो एडिटिंग सीखी तो आप जाके वीडियो बना लेंगे। ये इस तरीके से नहीं है। बल्कि इसमें जो खरीदारी और बेचने का अमल है वो तो सिर्फ़ जो आपकी सारी नॉलेज और आपका सारा एनालिसिस होता है, उसको एक अमली शक्ल देने के लिए होता है कि आप ये सारा काम करने के बाद चीज़ को खरीद लेते हैं। तो सिर्फ़ ये वीडियो देखकर और सिर्फ़ खरीदने और बेचने को देखकर आप खरीदारी या बेचने का कोई काम नहीं कीजिएगा। चीज़ को सीखिए, मुकम्मल तौर पे सीखें, उसके बाद अगर आपको समझ में आए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ इस मार्केट के अंदर, सर्वाइव भी कर सकता हूँ मैं इसके ख़राब हालात में और मैं इसके अंदर काम भी कर सकता हूँ, मैं इससे प्रॉफ़िट भी निकाल सकता हूँ, तो अपने हिसाब से खुद फ़ैसला करके आप एंट्री ले सकते हैं। सिर्फ़ ये देख कर के कैसे एंट्री ली जाती है या चंद इंडिकेटर्स देखकर या कुछ फंडामेंटल्स देखकर या सिर्फ़ न्यूज़ को देखकर या किसी को देख कर के हाँ भाई फलां इतना कमा रहा है या फलां इतना शो कर रहा है। लोग शो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है काम बहुत से लोगों का इसी हिसाब से चल रहा होता है, तो वो शो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर एंट्री कभी नहीं ली जाती। तो हम अपनी पहली वीडियो की जो स्क्रीन है उसकी तरफ चलते हैं। ये इस वक़्त मेरे सामने जो वेबसाइट खुली हुई है, इसे कॉइन मार्केट कैप कहते हैं। कॉइन मार्केट कैप का काम बेसिकली मुख्तलिफ़ क्रिप्टो करेंसीज़ की उनका रिकॉर्ड अपने पास रखना और उनकी मुख्तलिफ़ डिटेल्स अपने पास जमा करना है। और इसे हम इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आगे मुख्तलिफ़ लेक्चर्स के अंदर और वीडियोस के अंदर हम इसे देखते रहेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कई चीज़ें इसमें हमारे काम आती हैं। जैसे टोकन अनलॉक्स वगैरह इसमें पता चलते हैं, मनी सप्लाई वगैरह इसमें पता चलती है। पाई कॉइन पे एक वीडियो चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी ऊपर की तरफ आ रहा होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमने कॉइन मार्केट कैप से जो सप्लाई की डिटेल है वो कैसे हासिल करके हमने उसे इस्तेमाल किया। आज जो हमारा टॉपिक है यानी एक्सचेंज का इंतखाब करना, तो उसके लिए भी हम कॉइन मार्केट कैप को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कॉइन मार्केट कैप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपके सामने आ जाएगा। जब आप उसमें जाएँगे कुछ इस तरीके का आपके सामने यूआई आ जाएगा। यहाँ पे एक्सचेंजेस में जाएँगे और एक्सचेंजेस में 2 तरह की एक्सचेंजेस हैं, एक सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस हैं और दूसरी डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस। सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज वो होती है जिसके पीछे कोई एक कंपनी होती है, कोई एक अथॉरिटी होती है, कोई एक टीम होती है, कोई एक शख्स होता है, यानी उसकी अपनी ज़ाती वो मिल्कियत होती है। और डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज वो होता है जिसपे पीछे कोई ऐसे सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम नहीं होता, बल्कि वो ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे आप एक्सचेंजेस में जाएँगे स्पॉट में, हम नॉर्मली डेरिवेटिव्स में चूँकि ट्रेड वगैरह नहीं करते, डेरिवेटिव्स कहते हैं फ्यूचर और दूसरी चीज़ों को, और चूँकि वो शरन जायज़ नहीं होता और उसके अलावा वो वैसे भी दुनियावी एतबार से भी काफ़ी हाई रिस्क होता है, तो जो असल जो चीज़ देखी जाती है वो अमूमन स्पॉट ही इस मौज़ू पर देखी जाती है।
तो जब आप यहाँ पे स्पॉट में जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, जिस तरह यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पे मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के नाम आ रहे हैं। बाइनेंस है, बायबिट है, कॉइनबेस एक्सचेंज है, अपबिट है, ओकेक्स है, बिटगेट है, एमएक्सी है, गेट डॉट आई ओ है। ये मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं और बेसिकली इनका काम तो ज़ाहिर है ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है, आप लेन देन कर सकें, लेकिन उसके साथ इनकी अपनी कुछ खसूसियात भी होती हैं। जैसे किसी का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, किसी का प्रूफ ऑफ रिज़र्व बहुत मजबूत होता है, वगैरह वगैरह, इस तरह की मुख्तलिफ खसूसियात भी होती हैं। और कई किस्म की ये इजाफी सर्विसेज भी ये एक्सचेंजेस दे रहे होते हैं। यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप ने इनकी रैंकिंग की है और इस रैंकिंग में मुख्तलिफ चीज़ें शामिल करते हैं। उसका ट्रैफिक शामिल करते हैं, कितने लोग उस पर आते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए, लिक्विडिटी शामिल करते हैं, यानी इस एक्सचेंज के ऊपर कितना लोगों का अमाउंट रखा हुआ है, कितने ज़्यादा एसेट्स इस एक्सचेंज के ऊपर रखे हुए हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम के हिसाब से कितनी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड हो रही है, और कॉन्फिडेंस इन जो उसका मतलब सही होने या नहीं होने पे लोगों का ट्रस्ट स्कोर होता है, इसको ये देखते हैं कि कितना ट्रस्ट स्कोर इसका है। तो यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ एक्सचेंजेस की इस हिसाब से रैंकिंग की हुई है। पहले नंबर पे इन्होंने बाइनेंस को रखा है और ये एक हकीकत है कि बाइनेंस हर लिहाज से पहले नंबर पे है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं, वो देखते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम वो किस एक्सचेंज का सबसे ज़्यादा है। जो ऊपर के एक्सचेंज हैं, 10-12 एक्सचेंज, इनमें से आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होते हुए भी इतना ज़्यादा कोई कम नहीं होता। लेकिन अगर ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम किस में है, तो वो इस वक्त तक, जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, अब तक जो है ना, वो सबसे ज़्यादा बाइनेंस में है। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें डबल डिजिट हो, यानी जिस तरह बाइनेंस के अंदर तकरीबन $18.5 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो यहाँ पे किसी में 2 बिलियन है, 3 बिलियन है, 2 बिलियन है, सही है। और बहुत ज़्यादा हो जाए तो 3 बिलियन, या यूँ कह लें कि 3.25 बिलियन है। एच टी एक्स जो पहले हेयोबाई के नाम से थी। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देख रहे होते हैं वो ट्रेडिंग वॉल्यूम देख रहे होते हैं। देखिए, जिस एक्सचेंज पर जितना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा, यानी जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे, लेन-देन कर रहे होंगे, उस एक्सचेंज पर उतनी जल्दी आपका कोई भी ऑर्डर बआसानी हिट हो सकेगा। आपने एक ऑर्डर लगाया बेचने का, और अब उसको कोई खरीदने वाला अगर मौजूद नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो हिट नहीं होगा उस प्राइस के ऊपर। लेकिन अगर आपका ऑर्डर किसी ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीदने बेचने वाले मौजूद हैं, तो जब प्राइस वहाँ पे चलती हुई आएगी और आपके पॉइंट तक पहुँचेगी, तो उस पॉइंट पे भी कोई ना कोई खरीदार आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने खरीदने का ऑर्डर लगाया है, तो कोई ना कोई बेचने वाला आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम किसी एक्सचेंज के ऊपर कितना ज़्यादा है। दूसरी चीज़, और जो एक अहम चीज़ है, वो ये देखी जाती है कि जो एक्सचेंज है इसमें प्रूफ ऑफ रिज़र्व जो है ना, इसने अपना अपडेट किया हुआ है या नहीं। प्रूफ ऑफ रिज़र्व क्या होता है? 2022 में एक बहुत मशहूर एक्सचेंज था एफटीएक्स के नाम से। एफटीएक्स ये बाइनेंस के बाद इसका नंबर था, और ये कहा जाता था कि बहुत जल्द जो है ना, ये बाइनेंस को पीछे छोड़ देगा और ये ऊपर आ जाएगा। अमेरिका में भी ये बहुत ज़्यादा मशहूर था, लोग बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया करते थे। इसने क्या किया हुआ था कि इसने लोगों से उनके एसेट्स लिए, और लेने के बाद वो एसेट मुख्तलिफ जगहों पे खर्च कर दिए। एक अंदाज़ा लगा लिया, जिस तरह हमारा बैंकिंग सिस्टम काम करता है, कि एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर लोग माँगने के लिए आएँगे एसेट्स, तो कितने माँगने के लिए आ जाएँगे। तो इसने एसेट्स लिए और एसेट लेके मुख्तलिफ जगहों पे लगा दिए, और ये सोचा कि भई जब लोग आएँगे तो एक वक़्त में इतने-इतने एसेट लोग माँगने के लिए आ सकते हैं, तो इतने हमने अपने पास रखे हुए हैं, वो हम उनको दे देंगे। अगर इससे थोड़े ज़्यादा आ गए, तो उनके पास उनके अपना जो कॉइन था एफटीटी, वो रखा हुआ था, ये बेच के जो है ना हम इनको दे देंगे। ये बात मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स थी, ऑडिट्स वगैरह, उनके अंदर जो है ना ये बात खुल गई। ये एक लंबी तफसीली कहानी है। अलामीडा रिसर्च थी एक कंपनी, पहले उनका जो है ना मसला सामने आया, वो एफटीएक्स के मालिक की दूसरी कंपनी थी, फिर एफटीएक्स की वो सामने आई। तो जब ये बात सामने आई कि एफटीएक्स के पास रिजर्व्स मौजूद नहीं हैं, तो लोगों ने बड़ी तेज़ी से जाकर एफटीएक्स से विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो शुरू में तो जितने उनके पास पैसे थे वो उनको देते रहे। उसके बाद वो अपना टोकन लेके निकले बाज़ार में बेचने के लिए एफटीटी। तो जब इतनी ज़्यादा सप्लाई बाज़ार के अंदर आई, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई, और जो उनको अमाउंट हासिल होना था बाज़ार से, वो अमाउंट उनको हासिल नहीं हो सका। तो नतीजा ये निकला कि एफटीएक्स एक्सचेंज दिवालिया हो गया।
और लोगों के पैसे उसके अंदर फंस गए। एक बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि कोई भी एक्सचेंज, ये जो इतने रैंकिंग वगैरह है और ये सारी चीज़ है, किसी ज़माने में इस रैंकिंग में सेकंड नंबर पे एफटीएक्स होती होगी, होता होगा। तो कोई भी एक्सचेंज ऐसा नहीं होता जिसके बारे में आप ये कह सकें कि ये 100% सेफ है, 100% महफूज है। क्रिप्टो की दुनिया में एक इस्तेलाह है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। अगर कीज आपके पास नहीं है, यानी प्राइवेट की वगैरह, जैसे हमने कोल्ड वॉलेट की वीडियो के अंदर तफसील से बात की, अगर वो आपकी नहीं है, आपके पास महफूज नहीं है, तो कॉइन्स भी वो आपके नहीं है, वो एक्सचेंज के हैं। आपका एक्सचेंज, आपके कॉइन्स एक्सचेंज के पास मौजूद है, एक्सचेंज आपको अदा करेगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो उसके पास ही। तो कोई भी एक्सचेंज वो हमेशा सेफ नहीं होता। ये तो हो सकता है कि ठीक है, ये एक्सचेंज कहीं भागेंगे नहीं। मिसाल के तौर पर कॉइन बेस है, तो ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अमेरिका में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है, इसके बाकायदा शेयर्स का लेन देन होता है, तो ये भागेंगे नहीं। लेकिन दिवालिया तो ये हो सकते हैं, इन्होंने कर्जा इतना उठा लिया हो कि उसको अदा ना कर सकें, कोई और मसला हो जाए, तो ये दिवालिया तो इनमें कोई भी एक्सचेंज हो सकता है। तो वो एफटीएक्स दिवालिया हो गया और लोगों के बहुत पैसे उसके अंदर फंस गए। तो क्रिप्टो मार्केट में आने से पहले हमें सबसे पहले ये बात ज़हन में रखनी होती है। जब एफटीएक्स दिवालिया हुआ तो उसके बाद जो बाइनेंस का उस वक्त सीईओ था, और बाइनेंस का जो फाउंडर है, जो उसका मालिक है, सीजी जिसको कहते हैं, चेंगपेंग ज़ाओ उसका नाम है। तो इसने एक उसूल दिया कि ऐसा करते हैं कि तमाम एक्सचेंजेस अपना-अपना जो रिज़र्व है, जो उसके पास उनके पास एसेट्स रखे हुए हैं, उन एसेट्स का एक रिकॉर्ड जो है ना वो प्रोवाइड किया करेंगे। और हम लोग जानते हैं, जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी क्लियर होती हैं, कोई भी बंदा उनको चेक कर सकता है। तो अगर लोगों के पास उनके वॉलेट एड्रेस हों, जैसे यहाँ पे वॉलेट एड्रेस लिखा हुआ है बीटीसी का, यूएसडीटी का, बीटीसी का, कोल्ड वॉलेट वाली वीडियो में हम तफसील से बात भी कर चुके हैं। तो वॉलेट एड्रेस अगर लोगों के पास मौजूद हो, तो वो जाके ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के ऊपर उसको चेक कर सकते हैं। जो हमारी ब्लॉकचेन के हवाले से पहली वीडियो थी, उसके अंदर हमने डिटेल से इस पे भी गुफ्तगू की है। तो उसने ये तसव्वुर दिया, और तसव्वुर देने के बाद सबसे पहले उसने अपने रिज़र्व वो पोस्ट किए। तो अब होता ये है कि जितने अच्छे एक्सचेंजेस होते हैं, वो अपने रिज़र्व्स की जो तफ़सील है, उसकी जो डिटेल्स हैं, वो पोस्ट करते हैं, और उनके अंदर तमाम वॉलेट्स की तफ़सील होती है। तो अभी इस वक़्त अगर हम देखें, तो बाइनेंस के पास जो टोटल एसेट्स हैं, वो इस मिक़दार के अंदर टोटल एसेट्स जो है ना, यहाँ पर इसके पास मौजूद हैं, तकरीबन $145 बिलियन के। और ये जो एसेट्स हैं, ये इन वॉलेट्स के अंदर तक़सीम है। इनके पास बीटीसी इस वॉलेट के अंदर जो है ना इतना रखा हुआ है, यूएसडीटी इतने रखे हुए हैं, फिर बीटीसी जो है ना इस वॉलेट में जो है ना इतना रखा हुआ है इस एड्रेस के ऊपर, बीएनबी इतना रखा हुआ है, फिर बीएनबी इतना, फिर यूएसडीटी इतना। एक ही कॉइन की चूँकि एक से ज़्यादा वॉलेट्स हो सकते हैं, लिहाज़ा जो है ना वो सबकी तफ़सील यहाँ पर मौजूद है। तो हम जो चीज़ देखते हैं, वो ये देखते हैं कि जिस एक्सचेंज पर हम जा रहे हैं, क्या उसका प्रूफ ऑफ रिज़र्व ये मेंटेन है, या प्रूफ ऑफ रिज़र्व मेंटेन नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? ये हम जब एक्सचेंजेस की इस पे जाएँगे और इसको यहाँ से नीचे करेंगे, तो देखें, ये एक्सचेंजेस जितने भी हैं, इनके सामने कोई निशान इनके नाम के सामने नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ जाएँ बाइनेंस टीआर पर, तो इसके सामने ये निशान मौजूद है और लिखा हुआ है रिज़र्व डाटा अनअवेलेबल। नीचे आ जाएँ, बिट स्टैम्प है, बिट स्टैम्प के सामने लिखा हुआ है रिज़र्व डाटा अनअवेलेबल। मैंने यहाँ पे बिट स्टैम्प का टैब खोला हुआ है, तो बिट स्टैम्प की तफ़सील यहाँ पर लिखी हुई है। बिट स्टैम्प यूँ कह लें कि क्रिप्टो करेंसी के कदीम तरीन एक्सचेंजेस में से एक है। 2011 में इसकी बुनियाद रखी गई, और 2011 से ये अब तक मुस्तकिल चल रहा है, और उस ज़माने के एक्सचेंजेस में से एक है। तो 2011 में इसकी बुनियाद रखी गई, लेकिन इसने अपना किसी किस्म का जो रिज़र्व है, वो अपना पोस्ट नहीं किया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि रिज़र्व इन्होंने पोस्ट नहीं किया हुआ, उसकी डिटेल नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 नंबरी है। ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है कि उन्होंने इस चीज़ को नहीं पसंद किया और उन्होंने अपने रिज़र्व का डाटा नहीं दिया। लेकिन हम अपनी एहतियात के लिए उन एक्सचेंजेस का इंतखाब करते हैं, जिन्होंने अपने रिज़र्व का डाटा दिया होता है। तो बेसिकली हम 2 चीज़ें देख रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा हो, सही है, या तो सबसे ज़्यादा हो जिस तरह बाइनेंस पे है, लेकिन अगर किसी वजह से हम बाइनेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, या जैसे पाकिस्तान में अभी कानून साज़ी हो रही है, तो उम्मीद है कि उसके बाद लाइसेंस मैंडेटरी किए जाएँगे, कि तमाम एक्सचेंजेस को लाइसेंस लेने होंगे। तो उसमें लेने में बाज़ औक़ात वक़्त लगता है, या कुछ एक्सचेंजेस नहीं लेते, तो सारे के सारे यहाँ पे नहीं चल रहे होंगे। तो उस सूरत में जो एक्सचेंजेस हमारे सामने होंगे, या और किसी वजह से बाज़ औक़ात कोई कॉइन वो एक एक्सचेंज पर होता है, दूसरे पे नहीं होता। बाइनेंस के ऊपर सबसे कह लें कि जो है ना कम कॉइन्स हैं।
तो हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखेंगे कि जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा हो और रैंकिंग के अंदर भी वो हमें अच्छा नज़र आए। मैं अगर इसको ज़रा सा उलट दूँ, 256 एक्सचेंजेस का रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। अब यहाँ पे ये आप एक्सचेंज देखेंगे तो रूडेक्स नाम का एक एक्सचेंज है और इसके ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम है टोटल $902। $902 कोई हैसियत नहीं रखते। नेम बेस है इसके ऊपर, टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है $298। $298 तो एक नॉर्मल आदमी के पास हुआ करता है। यानी एक दिन में जो टोटल ट्रेड हुई है ये इतनी ट्रेड हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे और हैं, ब्लॉक ट्रेड है वगैरह वगैरह। इन सब में अगर आप देखें तो एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है कि इन्होंने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं दिए हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका इतना छोटे पैमाने पे काम है कि आमतौर पर प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं देते। तो किसी वीडियो में इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। इनका भी अपना एक इस्तेमाल होता है, जब नए कॉइन्स आते हैं तो वो इनको सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो सबसे पहले देखेंगे वो रैंकिंग को देखेंगे और ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखेंगे। दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि उस एक्सचेंज ने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व का डाटा वो दिया हुआ है या उसका प्रूफ ऑफ रिजर्व का डाटा मौजूद नहीं है। अगर रिजर्व का डाटा मौजूद नहीं है तो बेहतर ये है कि हम उससे किनारा कर लें और उस एक्सचेंज पे ना जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।